अस्सलाम वालेकुम गाइस। दुआगो हेयर विद द न्यू वीडियो और नई वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है। और ये वीडियो आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ का नाम है जी इब्न सफ़ी सीरीज़। और इब्न सफ़ी में हम जो मुख्तलिफ़ जो उनके नॉवेल्स हैं लिखे हुए इब्न सफ़ी के, उनको पढ़ रहे हैं एक एक करके, यूट्यूब पे प्रिजर्व कर रहे हैं। सो उनका जो नावल हमने शुरू किया हुआ है उसका नाम है दिलेर मुजरिम। उसकी काफ़ी वीडियोस पहले भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो मैंने ही अपलोड की हैं, ज़ाहिर सी बात है। और अब जो है वो सेकेंडली ये है कि जहाँ से हमने इस सिलसिले को पिछली वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम इस सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू करने लगे हैं। इस वीडियो का जो चैप्टर नंबर 8 है वो मैं आपको पढ़कर अभी सुनाऊंगा। और विदाउट मतलब टाइम ज़ाय किए बगैर जो है हम चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। वो सिर्फ मैं देखूंगा आप लोग मेरी शक्ल देखेंगे और सिर्फ साथ साथ ये देखेंगे कि मैं इसको पढ़ता किस तरह से हूँ। तो आपने जस्ट उसकी रीडिंग देखनी है और रीडिंग के साथ साथ आपने मेरी शक्ल भी देखनी है। तो इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, हो सकता है आप उनको देख लें, लेकिन बहरहाल आपको मेरी शक्ल तो लाजमी देखनी पड़ेगी। तो आ, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन, मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 खुला हुआ है दिलेर मुजरिम का। और कर्नल फरीदी साहब जो है वो इन्वेस्टिगेशन फरमा रहे हैं। डॉक्टर शौकत साहब की जो मुँह बोली वालदा हैं यूँ समझ लें, जिन्होंने उनकी परवरिश की है, सबिता देवी, उनका कत्ल हो चुका है। और कर्नल फरीदी जो है वो एज़ यूजुअल इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ है। तो पिछली दफ़ा रिकैप थोड़ा सा ये है कि कर्नल फरीदी साहब इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जी राजरूप नगर। और वहाँ पर नेपाली एक जो खंजरबाज था उसके ताक़ुब में गए थे। वहाँ पर एक बूढ़े प्रोफेसर इमरान से उनकी मुलाकात हुई, एक नवाब वजाहत मिर्ज़ा थे उनसे मुलाकात हुई, उनके कुछ घर वालों से मुलाकात हुई, उनकी नजमा जो उनकी जो भतीजी या भांजी थी आई थिंक, उनसे मुलाकात हुई। और एक कुत्ता जो है नजमा बीबी का, वो मर गया साइनाइड के जहर से, ये पता नहीं कौन सा जहर से। तो अब उस जहर को जो है वो डॉक्टर शौकत साहब जो है वो लेबॉर्ट्री लेकर जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि लेबॉर्ट्री में किस टाइप का जहर निकलता है। सो बाल बाल बचे, ये है जी चैप्टर का नेम। और बाल बाल बचे और हम बाल बाल बचेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए। सो ओवर टू द लैपटॉप स्क्रीन। बाल बाल बचे। रास्ते भर शौकत का जहन और कुत्ते की मौत में उलझा रहा। साथ ही साथ वो खलिश भी उसके दिल में कचौके लगा रही थी, जो नजमा से गुफ्तगू करने के बाद पैदा हो गई थी। ठीक है। अम, उस अ, के बाद दिल तो यही चाह रहा था कि वो ज़िंदगी भर खड़ा उससे इसी तरह बातें किए जाए। औरतों से बात करना उसके लिए नई बात नहीं थी। वो करीब करीब दिन भर नर्सों में घिरा रहता था और फिर उसके अलावा उसका पेशा ऐसा था, और दूसरी औरतों से भी उसका साबका पड़ता रहता था। लेकिन नजमा में न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो रह कर उसका चेहरा उसकी नज़रों के सामने पेश कर देती। लो जी प्यार हो रहा है। डॉक्टर तौसीफ के घर पहुंचते ही वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो ऑपरेशन की स्कीम मुरतब कर रहा था। वो एक ज़िंदगी बचाने जा रहा था। एक माहिर फ़न की तरह उसका दिल मुतमईन था। उसे अपनी कामयाबी का इस तरह यकीन था जिस तरह उसका इसका कि वो 11 बजे खाना खाएगा। तो तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर तौसीफ भी नवाब साहब की कार पर आ गया। कहिए डॉक्टर साहब, कोई ख़ास बात? डॉक्टर शौकत ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, अलबत्ता कुत्ते की मौत से हर शख्स हैरत ज़दा है। लाइए देखूं तो वो सुई। डॉक्टर तौसीफ ने सुई लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये देखिए बड़ी अजीब बात है, मालूम नहीं सुई किस जहर में बुझाई गई है। डॉक्टर शौकत थर्मामीटर की नलकी से सुई निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। देखते ही देखते कुत्ता ख़त्म हो गया। ग्रामोफोन की सुई है। डॉक्टर तौसीफ ने सुई को गौर से देखते हुए कहा। मालूम नहीं किस जहर में बुझाई गई है। मेरे ख्याल में पोटाशियम सायानाइड या इस कबील का कोई और जहर है। डॉक्टर शौकत ने सुई को लेकर फिर थर्मामीटर की नलकी में रखते हुए कहा। ठीक है। मुझे तो ये सुई खबीस प्रोफेसर की मालूम होती है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। उसकी अजीबो गरीब चीज़ें और हरकतें दूर दूर तक मशहूर हैं।
मुझे अभी तक प्रोफेसर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं उस पुरस्रार शख्सियत के मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि वो एक मशहूर माहिर फ़ल्कियात है, डॉक्टर शौकत ने कहा। उसकी ज़िंदगी अभी तक पर्दा राज में ही है, डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अब से 2 साल पेशतर वो एक सही दिमाग आदमी था। उसके बाद अचानक उसके अदात व अदवार में तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो गई और अब तो सभी का ये ख़्याल है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने तो साहब इतना भयानक आदमी आज तक नहीं देखा, डॉक्टर शौकत ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही, उसके बाद डॉक्टर तौसीफ़ बोला, हाँ तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से तो अब दोपहर का खाना खा लेना चाहिए। खाने के दौरान ऑपरेशन और दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। अचानक डॉक्टर शौकत को कुछ याद आ गया। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी में अपने असिस्टेंट को कुछ ज़रूरी हिदायत देना भूल गया हूँ। अगर आप कोई इंतज़ाम कर सकें तो मेरा रुका उस तक पहुँचा दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। डॉक्टर शौकत ने कहा, चलिए अब 2 काम हो जाएँगे। डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा, मैं दरअसल शहर ही जा रहा हूँ कि इसलिए कि इसके लिए मैं नवाब साहब की कार लाया था। आप रुका दे दीजिएगा और हाँ, क्यों ना आपके साथियों को भी मैं अपने साथ लेता आऊँ। ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इस रुके के अलावा कोई और काम? जी नहीं शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप इन लोगों को इसी तरफ से कोठी ले आइएगा। मतलब उनके जो साथी ऑपरेशन करने के लिए उनको चाहिए थे उनको। बेहतर है 6 बजे आपके लिए कार भिजवा दी जाएगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पैदल ही आऊँगा। क्यों? बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन ज़रा नाज़ुक है। मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन से कबल इतनी वर्जिश हो जाए कि जिस्म में चुस्ती पैदा हो सके। डॉक्टर शौकत, मैं आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। दरहकीकत अ, अ, आप जैसे एक अच्छे डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर तौसीफ़ के चले जाने के बाद डॉक्टर शौकत ने यके बाद दीगरे वो किताबें पढ़ना शुरू की जो वो अपने साथ लाया था। एक कागज़ पर पेंसिल के कुछ डायग्राम बनाए और देर तक उन्हें देखता रहा। पुराने रिकॉर्डों के कुछ फ़ाइल देखे। उन्हीं मशगूलियात में दिन ख़त्म हो गया। तकरीबन 5 बजे उसने किताबें और फ़ाइल बंद करके एक तरफ रख दिए। उसे ठीक 6 बजे यहाँ से रवाना होना था। दिसंबर का महीना था। वैसे आने वाला है। शाम की किरणों की दिसंबर का महीना। शाम की किरणों की जर्दी फीकी-फीकी सुर्खी में तब्दील होती जा रही थी। डॉक्टर तौसीफ़ का नौकर अंडे का सैंडविच और कॉफ़ी ले आया। रात का खाना सलीम की दरख्वास्त के मुताबिक उसे कोठी में ही खाना था, इसलिए उसने सिर्फ एक सैंडविच खाई और 2 कप कॉफ़ी के बाद सिगरेट सुलगा कर टहलने लगा। घड़ी ने 6 बजाए। उसने कपड़े पहने और अम, बैग कंधे पर डालकर रवाना हो गया। वो आहिस्ता-आहिस्ता टहलता हुआ जा रहा था। चारों तरफ तारीकी फैल गई थी। सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ और दरख्तों की कतारें थीं, जिनकी वजह से सड़क ज़्यादा दूर तक तारीक हो गई थी, मीन्स डार्क हो गई थी। लेकिन डॉक्टर शौकत ऑपरेशन के ख़्याल में मगन बेखौफ चला जा रहा था। इससे तकरीबन 50 गज़ पीछे एक आदमी झाड़ियों में लगा हुआ चल रहा था। शायद उसने रबड़ सोल के जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर शौकत उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन रहा था। एक जगह डॉक्टर शौकत सिगरेट सुलगाने के लिए रुका ही कि वो शख्स भी रुक कर उसकी तरफ देखने लगा और उसका ताक़ुब करने लगा। सड़क ज़्यादा चलती हुई न थी। वजह यह थी कि सड़क महज कोठी के लिए बनाई गई थी। अगर नवाब साहब ने अपनी कोठी बस्ती के बाहर न बनवाई होती तो फिर इस सड़क का वजूद भी ना होता। शौकत के वज़नी जूतों की आवाज़ उस सुनसान सड़क पर इस तरह गूंज रही थी जैसे वो झाड़ियों में दुबक कर टें टें रें रें करने वाले झींगरों को डांट रही हो। झींगर टें टें कहाँ करते हैं? रें रें भी कहाँ करते हैं? पता नहीं। टें 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 रें 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 टें 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 रें रें, पता नहीं जो कुछ करते हैं। बहरहाल ये अच्छे झींगर है भाई, जो टें टें भी करते हैं और रें रें भी करते हैं। उनकी आवाज़ बड़ी अजीब सी होती है, कुछ इस टाइप की होती है। चलें, जो भी है। शौकत चलते चलते हल्के सुरों में सीटी बजाने लगा। उसे अपने जूतों की आवाज़ सीटी की धुन पर ताल देती हुई मालूम होती थी। किसी दरख्त पर एक बड़े परिंदे ने चौंक कर अपने पर फड़फड़ाए और उड़कर दूसरी तरफ चला गया। झाड़ियों के पीछे करीब ही गीदड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। जो शख्स डॉक्टर शौकत का पीछा कर रहा था उसका अब कहीं कोई पता नहीं था। कुछ आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ के दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर इस तरह मिल गईं कि गुंजान हो गई और आसमान दिखाई नहीं देता था। सो डॉक्टर शौकत दुनिया माफिया से बेखबर अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और हाथ ऊपर उठ गए। उसके
बैग में उसके गले में एक मोटी सी रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता फंदे की गिरफ्त तंग होती जा रही थी और साथ साथ वो ऊपर उठने लगा। गले की रगें फूल गई, आंखें हलकों से उबली पड़ गईं। उसने चीखना चाहा लेकिन आवाज़ न निकली। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसका दिल कंपटियों में नहीं, आंखों में धड़क रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता उसे गहरी तारीकी मालूम हुई। झींगरों और गीदड़ों का शोर ऊ खला में डूबता चला जा रहा था। फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। वो ज़मीन से 2 फीट बुलंदी पर झूल रहा था। कोई उस दरख्त पर कूदकर झाड़ियों में गायब हो गया। फिर एक आदमी उसकी तरफ दौड़ कर आता दिखाई दिया। उसके करीब पहुंचकर उसने हाथ मलते हुए इधर उधर देखा। वो लम्हे में वो फुर्ती से दरख्त पर चढ़ रहा था। एक शाख से दूसरी शाख कूदता हुआ वो उस शाख पर पहुंच गया जिससे रस्सी बंधी हुई थी। उसने रस्सी ढीली करके आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर शौकत के पैर ज़मीन पर टिका दिए और फिर रस्सी को उसी तरह बांध कर नीचे उतराया। अब उसने जेब से चाकू निकाल कर रस्सी काटी और डॉक्टर शौकत को हाथों पर संभाले हुए सड़क पर लिटा दिया। फंदा ढीला होते ही बेहोश डॉक्टर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पूरे सरार अजनबी ने सिलाई जलाकर उसके चेहरे पर नज़र डाली। आंखों के पपोटों में जुम्बिश पैदा हो चुकी थी। ठीक है, मालूम हो रहा था जैसे वो 10-5 मिनट के बाद होश में आ जाएगा। वो 3 मिनट गुजर जाने के बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और अजनबी जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद एक कराह के साथ वो उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर कबल के वाक़यात उसके जहन में गूंज उठे। बेख्तियार उसका हाथ गर्दन की तरफ गया लेकिन अब वहाँ रस्सी का फंदा न था। अलबत्ता गर्दन बड़ी बुरी तरह दुख रही थी। उसे हैरत हो गई थी कि वो किस तरह बच गया। अब उसे फरीदी मरहूम के अल्फाज बुरी तरह याद आ रहे थे और साथ ही सबीता देवी के ख्वाब की बड़बड़ाहट भी याद आ गई थी। राजरूप नगर, उसके सारे जिस्म में ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा। वो सोचने लगा कि वो भी कितना अहमक था कि उसने फरीदी के अल्फाज भुला दिए और खौफनाक जगह पर अंधेरी रात में तन्हा चला आया। उसकी जान लेने की यह दूसरी कोशिश थी। उसकी आंखों के सामने उस नेपाली का नक्शा फिर आ गया जिसने उसे धमकी दी थी। फिर अचानक वो जहरीली सुई याद आई और प्रोफेसर का भयानक चेहरा जो उसने उससे हाथ मिलाते हुए देखा था और ठीक उसी जगह कुत्ता भी उछल कर गिरा था। तो क्या प्रोफेसर प्रोफेसर, लेकिन आखिर क्यों? ये सब सोचते हुए उसे अपनी मौजूदा हालत का ख्याल आया और वो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। चेस्टर करीब ही पड़ा था, मतलब बैग। ओके, उसने जल्दी से चेस्टर उठाकर कंधे पर डाला और तेजी से कोठी की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा कि घड़ी में वक्त देखे, लेकिन फिर दिया सलाई जलाकर देखने की हिम्मत ना बढ़ी। कोठी में सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने 7 बजे आने का वादा किया था लेकिन अब 8 बज रहे थे। ठीक है। शौकत बहुत ही बासूल आदमी मालूम होता था, न जाने क्या बात है। डॉक्टर तौसीफ ने बाग में टहलते हुए कहा। नजमा बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रही थी। आग दोनों तरफ लगी हुई है, क्या बात हो सकती है? कुंवर सलीम ने पंजों के बल खड़े होकर परेशानी में हाथ रख कर अंधेरे में घूरते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि वो देर से घर से रवाना हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि कार भिजवा दूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं पैदल ही आऊँगा। ये कौन आ रहा है? हेलो डॉक्टर भाई। इंतज़ार करते करते आंखें पथरा गई। डॉक्टर शौकत बरामदे में दाखिल हो चुका था। वो रास्ता भर अपने चेहरे पर परेशानी के आसार मिटाने की कोशिश करता आया था। मुझे अफसोस है, डॉक्टर शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी हिमाकत की वजह से चलते वक्त टॉर्च लाना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि रास्ता भूल गया। लेकिन आपके सर में इतने सारे तिनके कहाँ से आए? जी वहाँ नहीं, पीछे की तरफ, नजमा ने मुस्कुरा कर कहा। तिनके? और कुछ नहीं, हटाइए भी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, डॉक्टर शौकत ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ओके, कुछ नहीं नहीं, बताइए ना आखिर बात क्या है? कुंवर सलीम ने संजीदगी से कहा। अरे वो एक पागल कुत्ता था, राह में उसने मुझे दौड़ाया, अंधेरा काफ़ी था। मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो कहिए तो एक राहगीर इधर आ निकला वरना। अच्छा, आजकल दिसंबर में पागल कुत्ता? नजमा ने हैरत से कहा। कुत्ते तो अमूमन गर्मियों में पागल होते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं, कुंवर सलीम ने जवाब दिया। अक्सर सर्दियों में भी बास कुत्तों का दिमाग ख़राब हो जाता है। आप खुशकिस्मत थे डॉक्टर शौकत। पागल कुत्तों का जहर बहुत खतरनाक होता है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ भाई डॉक्टर, वो आपके आदमियों ने बीमार के कमरे में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? वो लोग इस वक्त वहीं हैं, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। आपके इंतज़ार में शायद उन लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। नजमा बोली। मेरा इंतज़ार आप लोगों ने नाहक किया। मैं ऑपरेशन से कबल थोड़ा सा सूप पीता हूँ। खाना खा लेने के बाद दिमाग किसी काम का नहीं रह जाता। जी हाँ, मैंने भी अक्सर किताबों में यही पढ़ा है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दुनिया के बड़े आदमी ने ये ज़रूर कहा होगा, किसी दुनिया के बड़े आदमी ने ये ज़रूर कहा होगा, नजमा ने शौक़ी से कहा।
डॉक्टर शौकत ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। नजमा से निगाहें मिलते ही वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। लो जी, पड़ गई जनाब ठंड। अच्छा जी। खैर साहब, वो कुछ सही। मैं तो दिन भर 5 सेर से कम नहीं खाता, कुंवर सलीम ने हंस कर कहा। खाना देर से मुंतज़िर है। हर तंदुरुस्त आदमी का फ़र्ज़ है कि उसे इंतज़ार की ज़हमत से बचाए। सब लोग खाने के लिए कमरे में चले गए। चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है। पुरानी कोठी के बाहर। अब पुरानी कोठी के बाहर क्या हो रहा है देखिए। पुरानी कोठी के पाएं बाग में प्रोफेसर इमरान किसी से गुफ्तगू कर रहा था। कभी कभी दोनों की आवाज़ें बुलंद होकर खला में डूब जाती। प्रोफेसर कह रहा था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है मेरी जान, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। अम, ना जाने में तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा नुकसान? प्रोफेसर की आवाज़ आई। यूनान और रूम के देवताओं की कसम, हरगिज़ न जाऊंगा। तुम्हें चलना पड़ेगा। किसी ने कहा, सुनो अबाबील के बच्चे, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जा सको। प्रोफेसर चीखा। खैर ना जाओ, लेकिन तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। देखना कि मैं तुम्हें कल से देखता हूँ मैं कि तुम्हें कल से सफ़ेदा कैसे मिलता है। सफ़ेदा एक दरख्त है, सफ़ेदे का दरख्त होता है। सो दूसरे आदमी ने कहा और बाग से निकलने लगा। ठहरो ठहरो, तो ऐसे बात करो ना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बेर बहुटी के बच्चे हो? प्रोफेसर हंस कर बोला। यार बेर बहुटी क्या भला है? बेर बहुटी, हाँ बेर बहुटी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ माली के झोंपड़े तक चलना होगा। ठीक है, माली के झोंपड़े तक चलना होगा। किधर गया? अच्छा तो आओ फिर चलें, प्रोफेसर ने कहा और दोनों माली के झोंपड़े की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रोफेसर लंगड़ाता हुआ माली के झोंपड़े से बाहर निकला। वो अकेला था। उसके कंधे पर एक वजनी गठड़ी थी। एक जगह रुककर उसने इधर उधर देखा, फिर माली के झोंपड़े की तरफ घूंसा तान कर कहने लगा, अबे तूने मुझे समझा क्या है? मैं तुझे कुत्ते का गोश्त खिला दूंगा, छछंदर की औलाद। नहीं तो मरीख, जोहल, मुश्तरी, अतारत, सब के सब तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। अबे मैं वो हूँ जिसने सिकंदर आजम का मुर्गा चुराया था। चमगादड़ मुझे सलाम करने आते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अपने दादा का नुत्फा है। शिट। अच्छा चला है वहां से मक्खियां मारने। बड़ा आया कहीं 30 मार खान। 30 मार खान की ऐसी की तैसी। नहीं जानता मैं भूतों का सरदार हूँ। आओ अबे फरनूस, इसे खा जाओ। आओ यार सलानूस, इसे चबा जाओ। चुड़ैलों की हराफा नानी अशकलोनिया, तू कहाँ है? देख मैं नाच रहा हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ, आजा प्यारी। ये कहकर प्रोफेसर ने वहीं नाचना शुरू कर दिया। ये अच्छा प्रोफेसर है यार, नाच रहा। मैं इस आग का पुजारी हूँ। लो जी, आग का पुजारी भी है जो मरीख में जल रही है। 1000 साल से मैं उसकी पूजा करता आ रहा हूँ। मैं 5000 साल से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सितारा कभी ना टूटेगा। ऐ कि मैं तेरे लिए खरगोश ऐ कि मैंने तेरे लिए खरगोश पाले। ऐ कि मैं तुझे गुलहरियों के कबाब खिलाता फिरूं। मैं तितलियों के परों से सिगरेट बनाकर तुझे पिलाता फिरूं। तितलियों के परों से सिगरेट कैसे बनती है? ए प्यारे इबलीस, तू कहाँ है? मैं तुझे अपने कान काट कर खिला दूंगा। और वो ना जाने क्या बड़बड़ाता हुआ उछलता कूदता पुरानी कोठी के पाएं बाग में गायब हो गया। प्रोफेसर की शरारत। दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। प्रोफेसर की शरारत। मरीज के कमरे का मंजर हद दर्जा मुतासर कुन था। नर्स और डॉक्टर सब सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर आ जा रहे थे। ऑपरेशन टेबल जो सिविल अस्पताल में ख़ास एहतमाम के साथ यहाँ लाई गई थी, कमरे के वस्त में पड़ी थी। मरीज़ को उस पर लेटाया जा चुका था। कमरे में बहुत ज़्यादा ताकत वाले बल्ब रोशन कर दिए गए थे। सलाइचियों में गर्म और सर्द पानी रखा हुआ था। अच्छा, पानी के लिए यूज़ होते होंगे। तो इसी के करीब एक दूसरी मेज़ पर अजीबो गरीब किस्म के ऑपरेशन के औजार और बड़े बड़े रबड़ के दस्ताने रखे हुए थे। दस्ताने, हैंड ग्लव्स। डॉक्टर शौकत कुछ देर कबल पेश आए हुए हादसे को कतई भुला चुका था। अब उसका ध्यान सिर्फ ऑपरेशन की तरफ था। एक आदमी की जिंदगी खतरे में थी। तमाम कोशिशें एक्सक्यूज मी तमाम कोशिशें सिर्फ सर्फ कर देने का तहैया कर लिया था। नौजवान माहिर इससे भी अच्छी तरह समझता था कि अगर उसे इस केस में कामयाबी हो गई तो उसकी शख्सियत कहीं की कहीं जहाँ पहुँचेगी। कामयाबी उसे तरक्की के ज़ीनों पर ले जाएगी और नाकामी, लेकिन नहीं, उसके जहन में नाकामी के ख्याल का नामो निशान भी न था। वो एक माहिर मशाक की तरह मुतमईन नज़र आ रहा था। डॉक्टर तौसीफ भी कमरे में मौजूद था, लेकिन उसकी हैसियत जस्ट एक तमाशाई की थी। वो देख रहा था और मुतहैर था कि यह नौजवान लड़का यानी किस तरह सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। ऐसे मौक़ों पर इतना इत्मीनान तो उसने अच्छे अच्छे
तजर्बाकार डॉक्टरों के चेहरों पर भी नहीं देखा था। वो दिल दिल में उसकी तारीफ़ें कर रहा था। बाहर बरामदे में नवाब साहब की बहन और नजमा बैठी थी। दोनों परेशान नजर आ रही थी। कुंवर सलीम टहल टहल कर सिगरेट पी रहा था। मम्मी, क्या वो कामयाब हो जाएगा? नजमा ने बेताबी से कहा। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा, लेकिन कितनी देर लगेगी? परेशान मत हो बेटी, बेगम साहिबा बोली। मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसा लगेगा। मुमकिन है सुबह हो जाए, लेकिन हम लोगों का यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं। क्यों ना हम ड्राइंग रूम में चलकर बैठें? गालिबन अब काफ़ी तैयार हो गई होगी। सलीम, क्या आज तुम कॉफ़ी न पियोगे? कॉफ़ी का किसे होश है फूफी साहिबा? सलीम ने सिगरेट को बरामदे में बिछे हुए कालीन पर गिरा कर पैर से रगड़ते हुए कहा। मैं नजमा से ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ताज्जुब है कि आप ऐसे वक्त में भी कॉफ़ी नहीं भूली। तुम सारी कालीनों का सत्यानाश कर दोगे। बेगम साहिबा ने नाक भूं सुकेड़ कर कहा। शायद भवें होगा, भूं भूं नाक और भूं इस तरह। ठीक है, क्या सिगरेट को दूसरी तरफ नहीं फेंक देते? जहन्नुम में गई कालीन, वो नाखुशगवार लहजे में बोला। मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं। औरत ना बनो, बेगम साहिबा ने तंजिया लहजे में कहा। अभी कितनी देर की बात है कि तुम मेरी मुखालफत के बावजूद भी ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे। अपनी हालत को संभालो। तुम्हें तो हम लोगों को दिलासा देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को संभालूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे कर्नल तिवारी के अल्फाज याद आ रहे हैं, जिसने कहा था कि बचने की उम्मीद नहीं। आखिर अहमक लड़का किस उम्मीद पर ऑपरेशन कर रहा है? मेरा मतलब है कि वो खतरे को जल्द से जल्द करीब लाने की कोशिश कर रहा है। लो जी, हो गया। नहीं कुंवर साहब, डॉक्टर तौसीफ ने बीमार के कमरे से निकलते हुए कहा। मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द नवाब साहब को खतरात से दूर कर देगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सलीम ने उसकी तरफ घूम कर कहा। क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? नहीं, अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा वहाँ कोई काम भी नहीं। मैं इसलिए यहाँ चला आया हूँ मैं यहाँ ज़्यादा देर तक करामत साबित हो सकूँ, डॉक्टर तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मम्मी तो काफ़ी ज़ब्त व तहम्मुल वाली हैं, लेकिन शायद मुझे और सलीम को जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आएगी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप इस नौजवान डॉक्टर को कामयाबी पर इस कदर यकीन रखते हैं। वो किसी कदर संजीदा और मुतमईन है, और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत भी। सलीम ने किसी कदर तलखी से कहा। तुम क्या बक रहे हो सलीम? बेगम साहिबा तेजी से बोली। नजमा ने शर्मा कर सर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा फूफी साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सलीम ये कहकर टहलता हुआ बरामदे के दूसरे किनारे तक चला गया। कुंवर साहब, मेरे ख्याल से बिजली का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक होगा। शायद डायनामो की देखभाल आप ही करते हैं। डायनामो पता नहीं, कोई जनरेटर्स होंगे। डॉक्टर तौसीफ ने कहा। जी हाँ, क्यों? डायनामो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पूछने का मतलब, डॉक्टर सलीम ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा। साफ मतलब है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। अगर खुदा न खास्ता डायनामो फेल हो गया तो अंधेरे में ऑपरेशन किस तरह होगा? एक बड़े ऑपरेशन के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर तो डायनामो फेल होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर फेल हो ही गया तो फिर मैं क्या कर सकूँगा? उफ़, ये ख़तरनाक ख्याल है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो डॉक्टर शौकत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और नहीं नहीं, मेरे खुदा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुंवर सलीम के चेहरे पर बेचैनी के आसार पैदा हो गए। इतने में एक नौकर दाखिल हुआ। क्यों, क्या है? सलीम ने उससे पूछा। प्रोफेसर साहब नीचे खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। नौकर ने कहा। प्रोफेसर? मुझे? इस वक्त सलीम ने हैरत से कहा। जाओ भाई, नीचे जाओ, बेगम साहिबा बेजारी से बोली। कहीं वो पागल यहाँ न चला आए। मुझे हैरत है कि वो इस वक्त यहाँ किस लिए आया है। सलीम ने नौकर से कहा। क्या तुमने उसे ऑपरेशन के मुतालिक नहीं बताया? हुजूर, मैंने उन्हें हर तरह से समझाया, लेकिन वो सुनते ही नहीं। खैर चलो, देखो क्या बकता है, सलीम ने कहा। इस पागल से तो मैं वाकई तंग आ गया हूँ। सलीम नीचे आया। प्रोफेसर बाहर खड़ा था। उसने सर्दी से बचने के लिए सर पर मफलर लपेट रखा था, और चेस्टर के कॉलर उसके कानों तक ऊपर चढ़ा हुआ था। इन सब बातों के बावजूद सर्दी की वजह से वो सुकड़ा जा रहा था। क्यों प्रोफेसर, क्या बात है? सलीम ने उसके करीब पहुंचकर पूछा। एक गैर मामूली चमकदार सितारा जनूब की तरफ निकला है, प्रोफेसर ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। अगर तुम अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हो तो मेरे साथ में चलो। जहन्नुम में गई तुम्हारी मालूमात, सलीम ने झुंझला कर कहा। क्या इतनी सी बात के लिए दौड़े चले आए हो? बात तो कुछ दूसरी है। मैं तुम्हें बहुत ताज्जुब खेज चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ तुमने पहले कभी ना देखी होगी। उसने सलीम का बाजू पकड़कर उसे कोठी की पुरानी तरफ ले जाते हुए कहा। सलीम चलने लगा, लेकिन उसने लोहे की मोटी सलाख को न देखा जो प्रोफेसर अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ था। खट! थोड़ी दूर चलने के बाद प्रोफेसर ने वो सलाख सलीम के सर पर दे मारी। सलीम बगैर आवाज़ निकाले चकरा कर धम से ज़मीन पर आ रहा। प्रोफेसर हैरत अंगेज फुर्ती के साथ झुका और बेहोश सलीम को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। बिल्कुल
उसी तरह जैसे कोई हल्के फुल्के बच्चे का उठा लेता है, वो तो जैसे पुरानी कोठी की तरफ जा रहा था। ये सब इतनी जल्दी और खामोशी से हुआ कि वो नौकर जो हाल में सलीम का इंतज़ार कर रहा था, वो यही सोचता रह गया कि अब सलीम प्रोफेसर को उसकी कोठी में धकेल कर वापस आ रहा होगा। पुरानी कोठी में पहुंचकर प्रोफेसर ने बेहोश सलीम को एक कुर्सी पर डाल दिया और झुककर उसके सर के हिस्से को देखने लगा और चोट लगने की वजह से फूल गया था। उसने इत्मीनान के अंदाज में इस तरह सर हिलाया जैसे उसे यकीन हो कि वो काफ़ी देर तक बेहोश रहेगा। फिर उस हैरत अंगेज बूढ़े ने सलीम को पीठ पर लाद कर मीनार पर चढ़ना शुरू किया। बलाई कमरे में अंधेरा था। उसने टटोल कर सलीम को एक बड़े सोफे पर डाला और मोमबत्ती जलाकर ताक पर रख दी। हल्की रोशनी में चश्तों के कॉलर के साए की वजह से उसका चेहरा और ज़्यादा खौफनाक मालूम होने लगा। उसने सलीम को सोफे से बांध दिया और फिर दूरबीन के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गया और दूरबीन के जरिए नवाब साहब के कमरे का जायज़ा लेने लगा। नवाब साहब के कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। डॉक्टरों और नर्सों ने अपने चेहरों पर सफ़ेद नकाब लगाए हुए थे। डॉक्टर शौकत खोलते हुए पानी से रबड़ के दस्ताने निकाल कर पहन रहा था। वो सब ऑपरेशन की मेज़ के गिर्द खड़े हो गए। ऑपरेशन शुरू होने वाला था। बहुत खूब, प्रोफेसर बड़बड़ाया। मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, लेकिन आखिर इस सर्दी के बावजूद इन्होंने खिड़कियां बंद क्यों नहीं की? नवाब साहब की कोठी के गिरदोपेश अजीब तरह की पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। छोटे से लेकर बड़े तक को अच्छी तरह मालूम था कि बीमार के कमरे में क्या हो रहा है। बेगम साहिबा का सख्त हुक्म था कि किसी किस्म का शोर शराबा ना होने पाए। लोग उतनी खामोशी से चल फिर रहे थे जैसे वो ख्वाब में चल फिर रहे हों। कोठी में इतनी नौकरानियां पंजों के बल चल रही थीं। घर के सारे कुत्ते बाग के आखिरी किनारे पर एक खाली झोंपड़ी में बंद कर दिए गए थे ताकि वो कोठी के करीब शोर मचा न सकें। सो प्रोफेसर दूरबीन में झुका अपने गिरदोपेश से बेखबर बीमार के कमरे का मंजर देख रहा था। वो इतना महव था कि उसने सलीम के जिस्म की हरकत को भी महसूस न किया। सलीम आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। एक अजीब किस्म की सनसनाहट उसके जिस्म में फैली हुई थी। उसने अपने ही बाजुओं के तनाव को महसूस न किया। दो तीन बार सर झटकने के बाद उसने आंखें खोल दी। उसे चारों तरफ तारीकी तारीकी फैली नजर आ रही थी। फिर दूर एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई दिया। तारे के चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती गई। मोमबत्ती की लो थरा रही थी। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बंधा हुआ क्यों है? रफ्ता रफ्ता कुछ देर काबल के वाक़यात उसे याद आ गए। प्रोफेसर, आखिर ये क्या हरकत है? उसने भराई हुई नखीफ आवाज़ में कह कहा लगा कर कहा। आखिर इस मजाक की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, तुम जाग गए? प्रोफेसर ने सर उठाकर कहा। कोई घबराने की बात नहीं। तुम इस वक्त बेबस हो जितने के मेरे दूसरे शिकार। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं तुम्हें गुलहरियों, खरगोशों और मेंढकों के साथ ही साथ आदमियों का शिकार भी करने लगा हूँ। क्यों, है ना दिलचस्प खबर? पहले तो सलीम न समझ सका, लेकिन दूसरे लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का खून मुंजमद हो गया हो, वो लरस गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बूढ़े ने अपने दूसरे शिकार का हवाला क्यों दिया। तो क्या अब वो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए जानवरों की बजाय आदमियों का शिकार करने लगा। ठीक है गाइज, बस यहीं तक काफ़ी है। और ये चैप्टर 10 जो है, आई थिंक चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, मुझे चैप्टर्स का कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक और चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। और आखिर में आपसे यही गुफ्तगू दोबारा कि मैं दुआगो हूँ और आप लोगों के लिए दुआगो हूँ। जहाँ रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सबको मेरी तरफ से गुड बाय। और ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। आप मेरी वीडियो देखिए और मैं भी आपकी वीडियो को देखूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए तो मैं भी आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, यानी आप जो मेरी वीडियो के साथ करेंगे वही मैं आपकी वीडियो के साथ करूँगा। तो इसी वादे के साथ दुआ गो अगेन सेइंग गुड बाय। जहाँ रहें खुश रहें।